हे गाइस वेलकम। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं CO2 लेज़र के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 लेज़र। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र में देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ अ सेंट्रल कार्बन एटम विथ ऑक्सीजन एटम्स अटैच्ड ऑन ईदर साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में जो कार्बन होता है वो एकदम सेंटर में होता है और इसके दोनों तरफ होते हैं ऑक्सीजन के एटम्स। देयर आर 3 इंडिपेंडेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल होता है उसमें वाइब्रेशंस होते हैं और वाइब्रेशंस के कितने मोड होते हैं? वाइब्रेशन के 3 मोड होते हैं। कौन कौन से मोड होते हैं? पहला होता है स्ट्रेच मोड, दूसरा होता है बेंडिंग मोड, तीसरा होता है असिमेट्रिक मोड। स्ट्रेच मोड में जो कार्बन होता है वो तो अपनी फिक्स पोजीशन पे रहता है, लेकिन जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्ट्रेच कर जाते हैं अपनी पोजीशन से, मतलब शिफ्ट हो जाते हैं। इसमें पहले जो ऑक्सीजन का एटम था वो इधर था, अब ये शिफ्ट होके इस तरफ आ गया ऑक्सीजन का एटम, तो इसमें स्ट्रेच हो गया ऑक्सीजन के एटम का। सिमिलरली इस तरफ भी जो ऑक्सीजन का एटम इधर था वो अब शिफ्ट होके इधर हो गया, तो इसमें जो ऑक्सीजन के एटम्स हैं वो स्ट्रेच कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है स्ट्रेच मोड। अब इसमें सेकंड आता है बेंडिंग मोड। इसमें होता क्या है, जो कार्बन का एटम होता है वो अपनी पोजीशन से शिफ्ट होता है। तो इस वाले केस में पहले कार्बन का एटम इधर था, फिर वो अपनी पोजीशन से शिफ्ट होके इधर आ गया। और जब कार्बन का एटम अपनी पोजीशन से शिफ्ट होता है तो जो ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं वो बेंड हो जाते हैं। तो पहले जो ऑक्सीजन के एटम्स इधर थे वो बेंड होके थोड़ा ऊपर चले गए। इस वाले केस में भी पहले ऑक्सीजन का एटम इधर था, फिर वो बेंड होके ऊपर चला गया। तो इस वाले केस में बेंडिंग होती है, तो इसीलिए इस मोड का नाम है बेंडिंग मोड। अब इसमें थर्ड आता है असिमेट्रिक मोड। तो असिमेट्रिक मोड में होता क्या है, इसमें जो ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं वो अपनी पोजीशन से शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस वाले केस में जो ऑक्सीजन का एटम है वो अपनी पोजीशन से थोड़ा इस साइड शिफ्ट हो गया है और जो इस तरफ का एटम है ऑक्सीजन का वो भी थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। लेकिन इसमें जो कार्बन का एटम होता है वो एकदम सेंटर में नहीं रहता, वो दोनों में से किसी एक की तरफ चला जाता है ज़्यादा। तो इससे होता क्या है, जो डिस्टेंस होती है ऑक्सीजन एंड कार्बन के बीच में वो एक केस में ज़्यादा हो जाती है कंपेयर टू इस ऑक्सीजन और इस कार्बन की डिस्टेंस से। तो इसमें असिमेट्रिक की कंडीशन अराइज हो रही है, इसीलिए ये जो मोड है वो है असिमेट्रिक मोड। तो जैसा कि ये वाइब्रेशनल मोड्स हैं तो इनमें कहीं ना कहीं मोशन होता है। तो इनमें जब मोशन होता है तो मोशन होने की वजह से जो CO2 लेज़र होती है उसमें ट्रांजिशन होता है और हमें लेज़र में ट्रांजिशन ही करवाना होता है। तो ये जो वाइब्रेशनल मोड्स हैं इनकी वजह से हमें CO2 लेज़र में ट्रांजिशन मिलता है। CO2 इज अ 4 लेवल मॉलिक्यूलर लेज़र। तो जो CO2 लेज़र होती है वो एक 4 लेवल मॉलिक्यूलर लेज़र होती है which uses the transition that occurred between different vibrational states of the carbon dioxide molecule। जो CO2 लेज़र होती है वो ट्रांजिशंस का यूज करती है और ये ट्रांजिशंस मिलते हैं वाइब्रेशनल स्टेट से जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स में होते हैं। द इम्पोर्टेंट ट्रांजिशन अकर एट 9.6 माइक्रोमीटर एंड 10.6 माइक्रोमीटर। तो CO2 लेज़र में जो इम्पोर्टेंट ट्रांजिशन होता है वो अकर होता है 9.6 माइक्रोमीटर पे और 10.6 माइक्रोमीटर पे। अभी हम इसे अच्छी तरह देखेंगे आगे कि 9.6 माइक्रोमीटर एंड 10.6 माइक्रोमीटर पे कैसे ट्रांजिशन होता है। तो पहले देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र का कंस्ट्रक्शन। It consists of a discharge tube having a cross section of about 1.5 mm square and a length of about 260 mm। तो इसके अंदर एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है और डिस्चार्ज ट्यूब मतलब हमें पता है जिसके अंदर हम गैस फिल करते हैं। तो इसमें जो डिस्चार्ज ट्यूब होती है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है 1.5 mm स्क्वायर और इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 260 mm। द डिस्चार्ज ट्यूब इज फिल्ड विद अ मिक्सचर ऑफ CO2, N2 एंड हीलियम गैसेस इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। तो ये जो डिस्चार्ज ट्यूब होती है इसके अंदर 3 गैसेस का मिक्सचर भरा होता है, CO2, N2 एंड हीलियम गैस का, और इनका जो रेशियो होता है वो होता है 1:2:3। तो इस रेशियो में ये गैसेस प्रेजेंट होती हैं डिस्चार्ज ट्यूब में। सम वाटर वेपर्स आर ऑल्सो एडेड। तो इसके अंदर कुछ वाटर वेपर्स भी ऐड किए जाते हैं। अगर इसके फिगर को हम समझें तो इसमें जो वाटर एंटर होता है वो इधर से एंटर होता है और जो वाटर एग्जिट होता है वो इधर से एग्जिट होता है और जो गैसेस होती हैं वो इधर से फिल की जाती है और जो गैसेस एग्जिट की जाती हैं वो इधर से की जाती हैं। और इसमें हमारे पास एक ब्रूस्टर विंडो भी होती है जिसका काम होता है लाइट को पोलराइज करने का। तो जब लाइट ब्रूस्टर विंडो पे पड़ती है तो जो ब्रूस्टर विंडो होती है वो लाइट को पोलराइज कर देती है और पोलराइज लाइट का मीन्स होता है जो लाइट की वेव्स होती हैं वो वाइब्रेट करती हैं एक ही प्लेन में, वो होती है पोलराइज लाइट। तो ब्रूस्टर विंडो का काम होता है ये लाइट को पोलराइज कर देता है और इसमें जो लाइट होती है वो मिरर से रिफ्लेक्ट होती है और लास्ट में जो हमें लेज़र बीम मिलती है वो हाईली इंटेंस होती है। अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र की वर्किंग। The lowest vibrational levels of the ground electron energy state of CO2 and N2 is shown। तो जैसा कि हमने देखा जो CO2 लेज़र में ट्रांजिशन होता है वो वाइब्रेशन से होता है, तो इसमें हम एनर्जी लेवल्स की जगह वाइब्रेशनल लेवल्स का यूज़ करते हैं। बाकी सब चीज़ इसमें सेम रहती है, बस इसमें हम एनर्जी लेवल्स की जगह वाइब्रेशनल लेवल्स वर्ड का यूज़ करते हैं। तो इसमें हमें CO2 लेज़र एंड N2 लेज़र के लिए जो लोएस्ट वाइब्रेशनल लेवल्स है वो गिवन है। तो N2 के लिए जो लोएस्ट वाइब्रेशनल लेवल है वो है ये और CO2 के लिए जो लोएस्ट वाइब्रेशनल लेवल है वो है ये। और जो CO2 मॉलिक्यूल होता है इसमें हमारे पास 5 एनर्जी लेवल्स होते हैं, E1, E2, E3, E4, E5।
और इन लेवल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने सिंपली इनको नाम दे दिया, जैसे E2 को नाम दे दिया 010, E3 को 020, E4 को 100 और E5 को 001, ताकि अच्छी तरह इन एनर्जी लेवल्स को हम आइडेंटिफाई कर सकें। The excited state of N2 molecule is metastable and is identical to 001 vibrational level of CO2 molecule। तो जो एक्साइटेड स्टेट होती है N2 मॉलिक्यूल की, मतलब ये वाली जो स्टेट होती है, यही होती है मेटास्टेबल स्टेट नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के लिए। तो नाइट्रोजन की जो मेटास्टेबल स्टेट होती है वो आइडेंटिकल होती है किससे, जो CO2 की 001 वाइब्रेशनल लेवल होती है उससे। तो ये दोनों लेवल आपस में आइडेंटिकल है, मतलब इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। When current passes through the mixture of gases, then N2 molecules get excited to the metastable state। जो डिस्चार्ज ट्यूब थी हमारे पास उसमें गैसेस फिल थी, तो उन गैसेस के मिक्सचर में जब करंट पास होता है तो क्या होता है, जो N2 के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं और पहुंच जाते हैं मेटास्टेबल स्टेट में। These excited N2 molecules cannot spontaneously lose energy, so at that level number of N2 molecules increases। तो N2 के मॉलिक्यूल्स मेटास्टेबल स्टेट में तो आ जाते हैं, लेकिन जो N2 के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्पॉन्टेनियसली अपनी एनर्जी लूज नहीं कर पाते। तो इससे होता क्या है, मेटास्टेबल स्टेट में N2 के मॉलिक्यूल्स और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि ये अपनी एनर्जी लूज नहीं करते, तो ये और भी ज़्यादा इंक्रीज होते चलते हैं मेटास्टेबल स्टेट में। These N2 molecules return to the ground state through inelastic collision। तो जैसा कि जो मेटास्टेबल स्टेट थी उसमें N2 के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इनके बीच में कोलिजन भी स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही इनके बीच में कोलिजन स्टार्ट होता है तो जो N2 के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वापस से ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं, और ग्राउंड स्टेट में हमारे पास CO2 के मॉलिक्यूल्स भी रहते हैं, तो इनके बीच में भी आपस में कोलिजन होना स्टार्ट हो जाता है। ड्यू टू दिस CO2 molecules are also excited to E5 level through collision with electrons। तो जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में भी कोलिजन होना स्टार्ट हो जाता है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल होते हैं वो E5 लेवल में पहुंच जाते हैं। दी 020 and 100 स्टेट्स मार्क्ड एज E3 and E4 लेवल्स एक्ट एज लोअर लेजर लेवल्स। तो इसमें जो 020 होती है वो होती है एनर्जी लेवल 3, और जो 100 होती है वो होती है एनर्जी लेवल 4, और ये दोनों लेवल्स एक्ट करती हैं लोअर लेजर लेवल्स की तरह। दी पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अचीव्ड बिटवीन E5 लेवल एंड दी लेवल्स E4 एंड E3। तो इसमें जो पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है वो E5 एंड E4 और E5 एंड E3 के बीच में एस्टेब्लिश होता है, क्योंकि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो E5 लेवल में काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू E3 लेवल और E4 लेवल के जो एटम्स हैं उनसे। तो जैसा कि E5 लेवल में नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा है, तो E5 एंड E4 में पॉपुलेशन इन्वर्जन एस्टेब्लिश हो जाता है, और E5 एंड E3 में भी पॉपुलेशन इन्वर्जन एस्टेब्लिश हो जाता है। द ट्रांजिशन बिटवीन E5 लेवल टू E4 लेवल प्रोड्यूसेस फॉर इंफ्रारेड रेडिएशन एट अ वेवलेंथ ऑफ 10.6 माइक्रोमीटर एंड बिटवीन E5 टू E3 एट वेवलेंथ 9.6 माइक्रोमीटर। तो इसमें जो ट्रांजिशन होता है E5 लेवल से E4 लेवल में, वो प्रोड्यूस करता है इंफ्रारेड रेडिएशन। तो E5 से जो E4 में ट्रांजिशन होता है उसमें इंफ्रारेड रेडिएशन प्रोड्यूस होती है, और इसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 10.6 माइक्रोमीटर। और E5 से जो E3 में ट्रांजिशन होता है और उसमें जो रेडिएशन निकलती है उनकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 9.6 माइक्रोमीटर। अब कार्बन डाइऑक्साइड लेजर में और देखते हैं। दी लेवल्स E3 एंड E4 आर ऑल्सो मेटास्टेबल स्टेट्स and CO2 molecules fall to lower level E2 through inelastic collision with unexcited CO2 molecules। इसमें जो E3 and E4 लेवल्स होती है वो होती है मेटास्टेबल स्टेट्स, और इनमें जो CO2 के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कोलिजन की वजह से फॉल कर जाते हैं E2 लेवल में, मतलब इनके अंदर CO2 मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होता है तो ये फॉल कर जाते हैं E2 लेवल में। और इसमें जो CO2 के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अनएक्साइटेड CO2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। दिस प्रोसेस इंक्रीजेस द पॉपुलेशन एट E2। तो इस तरीके से जो CO2 के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं E2 लेवल में। Thus, the presence of helium with CO2 decreases the population at level E3 by colliding and the lasering action continues। E3 लेवल में हीलियम भी होता है और CO2 भी होता है, तो E3 लेवल में जो CO2 के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, और E3 से जो CO2 के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो E2 लेवल में आ जाते हैं, और जो E2 लेवल में से CO2 के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो E1 लेवल में आ जाते हैं। अब जैसा कि CO2 के मॉलिक्यूल्स हमारे ग्राउंड स्टेट में आ गए, तो दोबारा से इसमें लेजर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जो CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं वो E5 लेवल में चले जाएंगे, फिर E4 में आ जाएंगे, फिर कुछ E3 में आ जाएंगे, फिर E2 में आ जाएंगे, फिर E1 में आ जाएंगे, फिर दोबारा ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो लेजरिंग एक्शन होता है वो कंटिन्यू रहता है। अब इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं। दिस लेजर ऑल्सो वर्क इन कंटिन्यूस मोड CW मोड एंड एज इफिशियंसी अप टू 45%। तो ये जो लेजर होती है वो कंटिन्यूस मोड में वर्क करती है, CW मोड में वर्क करती है, और इसकी जो इफिशियंसी होती है वो अप टू 45% होती है, जो कि काफ़ी अच्छी इफिशियंसी होती है। अब इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेजर्स आर यूज्ड इन सर्जरी एज दे सील स्मॉल ब्लड वेसल्स। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड लेजर होती है वो सर्जरी में काम आती है, क्योंकि जो CO2 लेजर होती है वो स्मॉल ब्लड वेसल्स को सील कर देती है। तो ये हमने देखा CO2 लेजर के बारे में। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर नाउ।